जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बायोलॉजी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। एकदम हम लोग बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक चलेंगे। कहने का मतलब ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एग्जाम में छूटे ना, ठीक है ना। बायोलॉजी जो होती है एकदम जीरो लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है। दो शब्दों यानी कौन से वर्ड के शब्द हैं? तो ग्रीक शब्द हैं। कौन से वर्ड के शब्द हैं? किस भाषा के शब्द हैं? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगस। दूसरा का होता है? दूसरा होता है लोगस। पहला होता है बायोस, दूसरा होता है लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? लाइफ का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। चाहे वो किसी भी का जीवन हो, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी का जीवन हो, अन्यथा विशाल प्राणी का जीवन हो, हाथी जैसे प्राणी का जीवन हो। तो अगर हम किसी भी जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं बायोलॉजी। उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। पहले क्या होता था? पहले हम लोग, अब ये बात इतना अच्छी बात बताया किसने? सबसे पहला प्रश्न उठेगा, भैया जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कह दिया? तो अरस्तु जी ने कहा था। किन्होंने कहा था? अरस्तु जी ने कहा था। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? बायोलॉजी के पिताजी कहते हैं, बायोलॉजी के अब्बा जी कहते हैं। बायोलॉजी के पिताजी यानी कि बायोलॉजी के फादर जो होते हैं, किन्हें कहते हैं? तो बायोलॉजी के जो फादर जी होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? अरस्तु उनका नाम है। उनका क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु जी ने ही बताया था, क्या बताया था? कि किसी भी प्राणी के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब क्या हुई? बीच में एक तो दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? हमारे यहाँ के महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस हमारे यहाँ के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। अब जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या किया है? जगदीश चंद्र बोस जी ने एक ऐसी मशीन की खोज कर दिया जिसका नाम था केस्कोग्राफ। क्या नाम था? केस्कोग्राफ। एक ऐसी मशीन की खोज किया जिसका नाम था केस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस जी ने क्या किया है कि केस्कोग्राफ नामक मशीन की खोज कर दिए और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। जब इन्होंने ये सिद्ध कर दिया केस्कोग्राफ नामक मशीन की खोज करके, तो वहीं पर जो है बायोलॉजी दो भागों में बढ़ गई। वहीं पर कितने भागों में बढ़ गई बायोलॉजी? दो भागों में बढ़ गई। पहला क्या हो गया? जूलॉजी। पहला क्या हो गया? जूलॉजी। पहला हो गया कौन सा? जूलॉजी। पहला क्या हो गया? जूलॉजी। दूसरा हो गया बॉटनी। दूसरा क्या हो गया? बॉटनी हो गया। जूलॉजी का मतलब होता है, जू मतलब होता है जंतु। जू मतलब क्या होता है? जू मतलब होता है जंतु, लॉजी मतलब अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। और जिसके अंदर बॉटनी, बॉटनी जो है ग्रीक शब्द बास्किन से बना है। किससे बना है? बास्किन से बना है, जिसका मतलब ही होता है चरना। जिसका मतलब क्या होता है? चरना। बॉटनी जो है किस शब्द से बना है? बास्किन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चरना। जैसे देखेंगे आप लोग, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? वो चरते हैं। वो क्या करते हैं? घास वगैरह चरते हैं। तो बास्किन शब्द से बना है बॉटनी। बॉटनी से क्या है? बास्किन। मतलब इसका क्या हो गया कि पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो बॉटनी कहलाता है। वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। अब ये दोनों चीज अलग अलग कैटेगरी कैसे कब बनी? जब जगदीश चंद्र बोस ने किस मशीन की खोज कर दी? केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ नामक मशीन की खोज कर दी। तो अब क्या हुआ? जूलॉजी में जो है करीबन 500 जातियों की, यानी कि जूलॉजी का मतलब जीव जंतुओं की 500 जातियों की खोज जो है अरस्तु जी ने किया था। किन्होंने किया था? अरस्तु जी ने 500 जातियों की खोज कर दिया। इसीलिए अरस्तु जी को जूलॉजी का फादर कहते हैं।
बायोलॉजी का फादर भी अरस्तु जी को कहते हैं, जूलॉजी का फादर भी अरस्तु जी को ही कहते हैं। तो अरस्तु जी भी किसके फादर हो गए? जूलॉजी के। परंतु इनसे आगे निकल गए एक थे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस नाम के एक वैज्ञानिक थे जो किससे आगे निकल गए? अरस्तु जी से। किससे आगे निकल गए? अरस्तु जी से। इन्होंने क्या आगे निकले? ये बॉटनी के क्षेत्र में आगे निकले भाई साहब, जूलॉजी के क्षेत्र में आगे नहीं निकल पाए। बॉटनी के क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया? करीबन 500 से लेकर 550 यानी कि 550 पेड़ पौधों की जातियों की खोज कर दी। इसीलिए थियोफ्रैक्टस जी को बॉटनी का जनक कहते हैं। बॉटनी के पिताजी, बॉटनी के अब्बा जी किसको कहते हैं? तो अब्बा जी इनको कहते हैं, किनको? थियोफ्रैक्टस जी को। समझ में आ रही बात? बॉटनी बायोलॉजी के जनक कौन हो गए? तो बायोलॉजी के जनक आपके अरस्तु हो गए। बायोलॉजी जो है 2 भागों में कब बटी? 2 शाखाओं में कब बटी? जब जगदीश चंद्र बोस ने किस मशीन की खोज कर दी? क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन की खोज कर दी। तो वहीं पर मेरे दोस्त बट गई बायोलॉजी कितनी शाखाओं में? 2 भागों में बट गई। एक हो गई जूलॉजी, दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु जी हो गए और बॉटनी के जनक कौन हो गए? थियोफ्रैक्टस जी हो गए। बॉटनी के जनक कौन हो गए? तो थियोफ्रैक्टस जी हो गए। ये तो हो गया आपका कॉमन चीज। ये तो हो गया क्या? आपकी कॉमन चीज हो गई। आगे चलते हैं, जब बायोलॉजी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही होता है जिसे कहते हैं सेल। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोशिका होती क्या है। कोशिका के बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तैयार है ना आप लोग? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका ही क्या होती है? जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो शरीर दिख रही है ना बबुआ, ये किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। आप ही से कह रहे हैं जो आपकी शरीर दिख रही है ना, इतनी बड़ी शरीर, इतना सुंदर सुंदर बाल जो सजाए हैं, इतना सुंदर लग रहे हैं ना, आपकी शरीर जो है किससे बनी है? तो छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी है, जिनको आप नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। जिनको आप क्या कर सकते हैं? नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो इतना अच्छी चीज खोज के दहलस भैया, इतना अच्छी चीज खोजे थे रॉबर्ट हुक। किन्होंने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा? तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जी ने क्या कर दिया है? कोशिका की खोज किया। कैसे किया कोशिका की खोज? इन्होंने क्या किया था? एक तो कार्क लिया। कार्क क्या लिए थे? कार्क। कार्क मतलब क्या हो गया? कार्क जैसे आप गत्ता से समझिए। किससे समझेंगे? गत्ता। जैसे आपका गत्ता होता है, तो गत्ता जब इन्होंने काटा, गत्ता क्या किया? गत्ता को जब इन्होंने काटा, तो काटने के बाद इन्होंने क्या देखा कि इसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते देखे ना, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें छोटा छोटा होल रहता है, ऐसे ऐसे होल रहता है जिसमें उसके बच्चे पलते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचना दिखी, तो इन्होंने इसे क्या कहा था? कोशा कहा था। क्या कहे? कोशा कहे। परंतु आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट हुक जी ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी मेरे भैया? तो किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी? तो निर्जीव कोशिका की खोज की थी। भाई साहब मेरे दोस्त, जो गत्ता होता है वो निर्जीवहीन होता है, निर्जीवहीन होता है। तो उन्होंने किस प्रकार की कोशिका की खोज करी थी? तो निर्जीव कोशिका की खोज करी थी। तो आपके मन में एक तो संकोच आ रहा होगा, सर जी बताइए कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया? सजीव का मतलब क्या हो गया? कि जीवित कोशिका की खोज किसने कर दिया मेरे भैया? जीवित कोशिका की खोज, किस कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया था। किन्होंने किया? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने कर दिया? एंटोनी वान लुवेनहाक ने कर दिया। किन्होंने कहा? एंटोनी वान लुवेनहाक ने कर दिया। तो अब आप पूछेंगे, इतना कोशिका बता रहे हैं, आखिर कोशिका होती क्या है? कोशिका का काम क्या है? तो कोशिका का काम बताने के लिए आ गए कोशिका का सिद्धांत लेकर। कोशिका का क्या लेकर आ गए? सिद्धांत। अब आप कहेंगे कोशिका का सिद्धांत लेकर आ गए भैया, के लेके आया? तो आए थे स्लाइडेन एवं
स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक आए थे। कौन? दो ठो वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरे का नाम था स्वान। स्लाइडेन जो थे स्लाइडेन एवं स्वान दो ठो वैज्ञानिक आए थे। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनी के थे। स्लाइडेन किसके थे? देखिए ये स्लाइडेन जी थे। स्लाइडेन जी जो है बॉटनी के क्या थे? बॉटनी के वैज्ञानिक थे, अर्थात इनका जो है वनस्पति विज्ञान में जो है इनका ज्यादा बोलबाला था। और जो स्वान जी थे वो जूलॉजी के थे। वो किसके थे? जूलॉजी के थे, यानी कि जूलॉजी के वैज्ञानिक थे। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों लोगों ने मिलकर बताया कि कोशिका कार्य कैसे करती है और होती क्या है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया कि जैसे देखिए एक जो घर होता है, मकान जिसमें आप लोग बैठे हैं, सपोज करिए जिसमें आप बैठे हैं जो कमरे में, तो घर की या कमरा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अगर आपसे कहा जाए कि क्या कौन चीज होती है तो आप कहेंगे स्पेशली ना कि घर की सबसे छोटी इकाई भैया ईंट होती है। काहे कि ईंट जो है, ईंट के ही माध्यम से अगर बालू सीमेंट ना रहे तब भी ईंट के ऊपर ईंट रखकर हम क्या कर सकते हैं? अपना टेम्पररी घर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं दीवार के माध्यम से, ठीक है ना। तो इकाई सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ईंट हो जाएगी। अगर ईंट के ऊपर ईंट जोड़ रहे हैं, ईंट के ऊपर ईंट जोड़ते जोड़ते क्या तैयार हो जाती है? दीवार तैयार हो जाती है। क्या तैयार होती है? दीवार तैयार हो जाती है। ईंट के ऊपर ईंट जोड़ने से क्या तैयार हो जाती है? आपकी दीवार तैयार हो जाती है। अब देखिए ये जो दीवार है, दीवार अब इधर से भी एक दीवार हो गई, एक दीवार इधर से हो गई, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से। मतलब जब चार दीवारें आपस में मिलती है तो क्या किस चीज का रूप ले लेता है? एक तो कमरा का रूप ले लेता है। किस चीज का रूप लेगा? एक तो कमरा यानी कि रूम का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? कमरा का रूप ले लेगा। अब कई कमरा आपस में जब मिलते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कमरा जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? मकान बन जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? हाउस है, हमार हवेली है, हमारे घर बन जाता है ना। तो उसी प्रकार जो हमारी शरीर है ना, जो हम लोगों की शरीर दिख रही है या किसी भी जीव जंतु की शरीर है, चाहे पादप की शरीर है, उसकी क्या है? सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका होती है। सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो वो कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब क्या है? कोशिका क्यों इकाई कहते हैं? क्योंकि कोशिका ही वह ऐसा भाग है जो अपने लिए क्या करती है? भोजन बना सकती है, अपना स्वयं पाचन कर सकती है, अपने लिए ऊर्जा बनाती है, यानी कि सारा का सारा काम अपने लिए स्वयं कर लेती है। इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। कोशिका से भी छोटे छोटे भाग हैं, परंतु वो अपने लिए भोजन नहीं बना सकते, अपने लिए पाचन नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उनको सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। कोशिका को इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका जो है अपने लिए सब कुछ कर सकती है। तो कोशिका जब आपस में मिलती हैं, अब कोशिका जब आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाता है भैया? जब कोशिका आपस में मिलती हैं तो बन जाता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक बनेगा। अब ऊतक का स्किन कोशिकाओं से मिलने से बनेगा, तो जो ऊतक होता है वो समान कोशिकाओं के मिलने से बनता है। समान कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया? जिनका आकार समान है। अगर गोल है तो गोल मिलेंगी, अगर इस आकार की कोशिका है तो ऐसी कोशिका मिलेंगी तभी जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कोशिका है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, तीनों जुड़ पाएंगी का? 3 प्रकार के लोग ऐसे नहीं जुड़ पाएंगे। जैसे देखिए शादी विवाह भी होती है तो उसमें राशि देखा जाता है। इस राशि पहले तो ज्यादा होता था, अब कम हो गया। पहले जो है क्या है कि हमारा लड़का फलाना राशि है तो लड़की वही राशि को होनी चाहिए, तब शादी हुई, तब गुड़ मिली होगा, ठीक है ना। अब तो थोड़ा कम हो गया। और क्या होता है? पहले जमाने में सब लोग आ गए लड़का की लंबाई धागा से नाप के ले जाए और लड़की जाके नापे, भैया हमारा लड़का इतना बड़ा है, लड़की एकदम छोटा ना होना चाहिए, लंबाई ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। तो वही बात होती है। तो अब समान कोशिकाएं जब मिलेंगी तब ही ऊतक बनेगा। कौन कौन सी समानता होना चाहिए? पहली तो समानता इनकी होनी चाहिए आकार में, कि इनका आकार कैसा होना चाहिए? आकार में भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आकार में भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि संरचना भी इनकी कैसी होनी चाहिए? दूसरी संरचना भी इनकी समान होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इनका जो कार्य है वो भी समान होना चाहिए, तभी ऊतक बनेगा। जो कोशिकाओं का कार्य होता है, अलग अलग जगह की कोशिकाओं का कार्य अलग अलग प्रकार का होता है।
अगर समान कोशिकाएं रहेंगी, कार्य समान रहेगा तभी ऊतक बनेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए नाक की कोशिकाओं का काम क्या है, सुगंध लेना, कान की कोशिकाओं का क्या काम है, आवाज को सुनाई देना। अगर नाक की कोशिकाएं कान में चल गई तो कोई सेंट मारा है तो हम ऐसे जाकर सूंघेंगे, क्या करेंगे, हम कान से लगाकर सुनने जाएंगे। और नाक से क्या करेंगे, नाक से सुनने का प्रयास करेंगे, ऐसे नाक करके सुनेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना। तो आकार एवं रचना में समान कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जिनकी रचना क्या होती है, समान होती है, जिनका आकार भी समान होता है और जिनका कार्य भी क्या होता है, समान होता है। समान कोशिकाएं जब मिलेंगी तभी ऊतक बनेगा। जिस प्रकार ईंट पर ईंट लगने से दीवार बन रही थी, उसी प्रकार कोशिकाओं के अनियम कोशिकाओं का क्या होता है, अनेक कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बन जाता है भाई। अब अनेक ऊतक जब मिलते हैं तब बन जाता है क्या, अंग बनता है। हाथ बन गया, पैर बन गई, क्या बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, और जितने भी अंग है, कान वगैरह बन गया, नाक वगैरह बन गया, तो अंग बनते हैं। कौन चीज बनते हैं, अंग बनते हैं। अब अंग जब कई अंग आपस में मिलते हैं तब बन जाते हैं, आपका अंग तंत्र बनता है। तब क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, जिसे कहते हैं शरीर। क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब यहाँ पर जाकर आपका शरीर बना है तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। शरीर किससे मिलकर बनी है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर क्या बनी है, आपकी शरीर बनी है। छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर क्या बनी है, तो शरीर बनी है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है, शरीर बना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब आगे चलते हैं, कोशिका के प्रकार के बारे में समझते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अगर आप स्पेशली देखेंगे तो कोशिकाएं जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो मुख्य रूप से कोशिकाएं जो है दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से कोशिकाएं सेल्स जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जिसे पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल जिसे कहते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। इसे हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रकीय कोशिका। इसे क्या कहते हैं, सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है क्या, सुकेंद्रकीय यानी यूकैरियोटिक सेल। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी क्या हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी क्या हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका हो गई। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक तो कोशिका अगर आप उठाएंगे तो कोशिका को अगर देखेंगे, कोशिका समझने के लिए स्पेशली एक उदाहरण होता है आपके यहाँ। देखिए अंडा, सपोज करिए अंडा, अंडा तो सभी लोग खाए होंगे, या जो लोग खाए भी नहीं होंगे तो देखे तो पक्का होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अंडा अगर आप देखे हैं तो ध्यान दीजिए, अंडा को उबालने के बाद ऊपर की जो पपड़ी होती है, ऊपर की जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जब उसको उचारते हैं तो उसके भीतर जो है एक तो पतली की पन्नी लगी होती है। इस अंडा के भीतर क्या लगी होती है, एक तो पतली सी पन्नी लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं में यही सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जीव जंतुओं में यही सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है किसकी, लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। यही जो है जीव जंतुओं में जो कोशिका झिल्ली होती है किस चीज की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जबकि अगर पेड़ पौधों की बात करेंगे तो पेड़ पौधों में लाइपोप्रोटीन ना होकर वहां पर होता है सेलुलोज। सेलुलोज किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पेड़ पौधों में जो कोशिका झिल्ली होती है उसे कहते हैं सेल वॉल्व, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं, जो किसकी बनी होती है मेरे दोस्त, बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है वो कठोर होता है।
परंतु जो लाइपोप्रोटीन होता है वो मुलायम होता है। अभी अपना ऐसे दाबेंगे तो देखेंगे वो दब रहा है आपका, जबकि अगर पेड़ पौधों का ऐसे दाबेंगे तो नहीं दबता है, कठोर होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी ये बताइए कि भगवान ने हम लोगों के साथ अन्याय क्यों किया है? काहे को अन्याय किया हम लोगों के साथ? काहे कि हम लोग के जो क्या है, हम लोग लाइपोप्रोटीन डाल दिया है, एकदम हल्का है। और क्या है, जो पेड़ पौधे हैं उनमें बहुत ज्यादा कठोर, ऐसा क्यों है? तो भाई साहब देखिए, हम लोग क्या है, विकसित प्राणी हैं। हम लोग क्या है, विकसित प्राणी हैं। अगर इंसानों को देखेंगे विकसित, जानवरों में भी देखिए, जब हम लोग याद करिए, इतिहास पढ़ेंगे तो याद आएगा आपको कि पहले हम लोग के पूर्वज क्या थे, बंदर थे। हम लोग के पूर्वज क्या थे, बंदर थे। अब बंदर थे तो उनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करता था, अपने शरीर का ध्यान नहीं देते थे। अब क्या है, धीरे धीरे जब विकास हुआ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्मी के अनुसार अपने अनुसार क्या कर रहे हैं, पंखा लगा ले रहे हैं, कूलर लगा ले रहे हैं, बहुत कम पड़ रहा है तो एसी लगा ले रहे हैं। ठंडी आ रही है तो उसके इनर पहन ले रहे हैं, फिर शर्ट पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं। मतलब मौसम के अनुसार अपने आप को क्या कर रहे हैं, हमेशा परिवर्तित कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो हम लोग चालाक हो चुके हैं। परंतु जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में तो उतना विकास नहीं हुआ है। पेड़ पौधे थोड़ी कहेंगे कि हमको भी कपड़ा पहनाइए, हम ठंडा लगता है, ऐसा नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के साथ क्या करते हैं, नाइंसाफी करने लगते हैं। कोई जानवर आएगा एकदम गुस्सा रह जा, कहीं मुंह चलने लगेगा, बेचारे छिला उला जाएगी, कठोर न रहेगा, खराब हो जाएगी। वैसे भी देखिए, गाय भैंस देखेंगे, अगर चराते होंगे देखेंगे कि क्या करता है, जाकर वहीं पर एकदम लड़ियाता है। अब कोई बंदर होता है जो जाके इस डाल से उस डाल पर कूदता है, तोड़ ताड़ देता है। हम लोग भी क्या करते हैं, दातुन वगैरह के लिए नींबू को तोड़ ताड़ देते हैं। तो भगवान जानते थे कि इंसान जो है क्या है, एकदम बहुत खचरा आदमी है, ये कुछ न कुछ करेगा, जरूर उत्पात करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया, सेलुलोज कर दिए। सेलुलोज करने की वजह से ये क्या हो गया, कठोर हो गया। सेलुलोज करने की वजह से क्या हो गया, इसमें कठोरपन आ गया। अब इंसान भी वही बहुत होते हैं, कुछ तो ऐसे दीवाने होते हैं कि क्या करते हैं, बतियाते हुए जाएंगे, आराम से प्यार से बतियाते हुए जा रहे हैं, और इतना ज्यादा प्यार में व्याकुल हो जाएंगे कि जाएंगे कोई पेड़ देखेंगे, ला अपन बतियाओ, हम तो ऐसे बहुत प्यार करती है, अपन खुरचट बना के ही मार दिए तीर, ला तीर मारा बना के हल पर अपन ना हली गए अपने करना, ला भाई साहब पेड़ पर अपन पूरा एक्सपेरिमेंट करे लगत है। तो भगवान जानता था, भगवान जानते थे कि इंसान जो खच्चरापन करेगा, इसलिए पेड़ पौधों को क्या कर दिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी दे दी है। उसकी जो सेल वाल होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। उसे क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। यही जो कोशिका भित्ति होती है बनी किस चीज की होती है, तो बनी होती है सेलुलोज की। किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब उसके अंदर आइए, उसके अंदर अंडा की जो परत जब उचरेगी तो उसके अंदर देखेंगे दो तरह के पदार्थ होते हैं। ये जो बीच में होता है वो क्या होता है, पीला वाला पदार्थ होता है, और इसके आरी आरी क्या होता है, सफेद होता है। इसके आरी आरी क्या होता है, सफेद होता है। इन दोनों लोगों को, एक पीला वाला एक सफेद वाला, इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में आपको देखने से ही लग रहा है कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह के हैं। दो तरह का मतलब क्या हो गया कि एक थे सफेद है, एक थे पीला है। तो सफेद वाला जो होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि जो पीला वाला होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। उसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जो सफेद वाला अंदर भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कौन चीज, कोशिका द्रव्य। और जो पीला वाला है उसी को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। पहला क्या हो गया इसका भाग, कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या हो गया, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के भी दो भाग, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, दो भाग पता चल गया। अब आगे आते, कोशिका के एक और भाग होता है जो ऐसे होता है जिसको कहते हैं रितिका। तीसरा कौन सा भाग हो जाएगा, तो तीसरा भाग होता है जिसे कहते हैं रितिका। क्या कहते हैं, रितिका कहते हैं। जो भी इंसान भाई साहब संसार में पैदा हुआ दोस्त, देखिए जो भी इंसान दोस्तों पैदा हुआ संसार में वो खाएगा जरूर, कुछ ना कुछ तो खाएगा।
अब कोशिका भी जीवित है तो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएगी। अब खाएगी का मतलब क्या है, इंसानों में भी देख लेंगे, जो एक टाइम खाता है वो क्या करता है, वो कहता है कि हम थोड़ा सा बचा लें, इससे वही काम चल जाए। इंसान तो विकसित प्राणी है, वो स्टोर करता है अपने लिए। स्टोर करने का मतलब, अभी एक जानवर को आप खिलाएंगे तो जानवर जब उसका पेट भर जाएगा तो छोड़कर चला जाएगा, परंतु इंसान को अगर खिलाएंगे तो इतनी टाइम खा रहा कर, अगर बची तो 2-4 रोटी दे दा सुबहियों खा ले, के जाई बना के जाएगा, के जाई बना। तो ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर भी स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, भोज्य पदार्थ स्टोर होता है। तो स्टोर करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, तो होती रितिका। आपसे एक प्रश्न पूछेगा तो रितिका के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, रितिका के ऊपर कौन सी झिल्ली चढ़ी होती है, तो वो होती है टोनोप्लास्ट। रितिका के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है, तो रितिका के ऊपर होती है टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली। समझ में आ रहा है ना भाई। रितिका के ऊपर कौन झिल्ली, रितिका के ऊपर टोनोप्लास्ट नाम की झिल्ली चढ़ी होती है। कौन सी झिल्ली चढ़ी होती है, टोनोप्लास्ट। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन, एक होता है कोशिका झिल्ली जिसे सेल वॉल भी कहते हैं, दूसरा होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में 2 भाग, एक होता है केंद्र कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, तीसरा हो गया आपका क्या, रितिका। रितिका के ऊपर कौन सी झिल्ली चढ़ी होती है, तो टोनोप्लास्ट नाम की झिल्ली चढ़ी होती है। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आप समझ जाएंगे कि ये जो है सुकेंद्र की क्या होती है, पूर्व केंद्र की क्या होती है। जैसे अब तक तो आप समझ ही चुके हैं, कोशिका के भाग से आपको क्लियर हो चुका है कि कोशिका जो होती है, कोशिका के मुख्य रूप से 2 भाग अगर कहेंगे, जीव द्रव्य जो होता है, तो जीव द्रव्य के अनुसार देखेंगे तो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका कोशिका द्रव्य। ये क्या होता है, व्हाइट वाला, अंडा का जो व्हाइट वाला भाग होता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो पीला वाला भाग होता है इसे कहते हैं, कौन चीज कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। जो पीला वाला भाग होता है इसे कौन सी बात कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। कौन चीज कहते हैं, तो केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब बात आती है, अब हम बात करते हैं कि सुकेंद्र की किसे कहते हैं, पूर्व केंद्र की किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए एक तो आप कच्चा अंडा, जिसे देखिए कच्चा अंडा फोड़े ही होंगे। कच्चा अंडा अगर फोड़कर किसी क्या करते हैं, कटोरी या गिलास में लेते हैं, किसी क्या करते हैं, किसी गिलास में या कटोरी में क्या करते हैं, कच्चा अंडा को लेते हैं। जब उसको फोड़ते हैं तो उसमें 2 ही चीज आपको दिखेगी, एक होता है व्हाइट वाला, एक होता है क्या, पीला वाला। एक सफेद वाला, एक क्या होता है, एक पीला वाला होता है। तो सफेद वाला और पीला वाला देखते हैं, दोनों अलग अलग होता है। उस अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि जो एक पीला वाला होता है इसके ऊपर एक तो झिल्ली चढ़ी होती है, एक तो मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। अब इसको दोनों को एक में मिलाने के लिए आप क्या करते हैं, चमचा डाल के उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तब जाके झिल्लियां टूटती है, तब अंडा इसमें मिक्स होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो पीला वाला अलग घूमेगा और व्हाइट वाला अलग नाचेगा, पीला वाला अलग नाचेगा, व्हाइट वाला अलग नाचेगा। तो समझ रहे हैं ना बात। तो अब क्या होता है कि इसके ऊपर आपको तय हो गया कि इसके ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली होती है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली है, इसीलिए इसे कहते हैं केंद्रक मेम्ब्रेन। हिंदी में कहेंगे क्या, केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं केंद्रक को न्यूक्लियस, तो हो जाएगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो अब बात आती है पूर्व केंद्र की कोशिका किसे कहते हैं, ऐसी कोशिका, कैसी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं लगी होती है, उसे कहते हैं पूर्व केंद्र की कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब क्या है कि आपके आस पड़ोस में भी बहुत से लोग होंगे जो अभी क्या है, पुरानी परंपराओं को मानते हुए, अभी तक बहुत लोग मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानना भी चाहिए, हमारी संस्कृत है। फिर भी क्या होता है कि पुरानी परंपरा, अगर आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना, हमारे बाप दादा कहिए गलत चली हो तो हम छोड़ दें, ऐसा हो सकता था। तो पुरानी परंपरा, पुरानी परंपरा का मतलब कहने का यहाँ का सेंस है कि ऐसी कोशिका जो क्या होती है, जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है, उस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्व केंद्र की कोशिका। उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसे कौन सी कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी कि पूर्व केंद्र की यह कोशिका कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जिस केंद्रक के ऊपर
जिस केंद्रक के ऊपर यानी कि जिस न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रक की झिल्लियां रहेगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहेगी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? सुकेंद्रकीय कोशिका। उसे क्या कहेंगे? सुकेंद्रकीय कोशिका कहेंगे। सिंपल सी बात है दोस्त, जेकरे चारों तरफ झिल्ली हो वो क्या हो जाए? सुकेंद्रकीय। जे नंगे धड़ंगे हो मतलब बिना झिल्ली का हो, बिना कपड़ा को वो क्या हो जाए? पूर्व केंद्रकीय कोशिका। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें विकसित कौन होगी? इसमें जो होती है विकसित कोशिका होती है सुकेंद्र की, ये जो है अल्प विकसित होती है, केवल और केवल जीवाणुओं में पाई जाती है। सुकेंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल पूर्व केंद्र की कोशिका को एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं आद्य कोशिका। क्या कहते हैं? आद्य कोशिका भी इसे कहते हैं। किस कोशिका को? प्रोकैरियोटिक कोशिका को आद्य कोशिका भी कहते हैं। इसमें केंद्रक का विकास कम हुआ होता है, जबकि इसमें केंद्रक का विकास जो है भर भर के हुआ होता है, मतलब बढ़िया से हुआ होता है। ठीक है ना? ये विकसित होती है, ये जो है बड़े प्रकार के क्या है विशाल जीवों में होती है, जैसे हम इंसानों में हो गया, जानवरों में हो गया, परंतु छोटे एकदम जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे जीवाणु, केवल जीवाणु हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, इन सब में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो इसके जो जितने भी इसमें कोशिकांग होंगे, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं वह अल्प विकसित होते हैं। वह क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। जबकि सुकेंद्र की कोशिका जो होती है इसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं वो विकसित होते हैं। वो कैसे होते हैं? विकसित होते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या होते हैं? विकसित होते हैं। कहने का मतलब सेंस यही है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बड़े बड़े विशाल जीवों में यूकैरियोटिक, सबसे एकदम कमजोर जीव में क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। इसमें केंद्रक जो होता है एकदम विकसित होता है, इनमें क्या होता है? अल्प विकसित होता है। क्या होता है? अल्प विकसित होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? अल्प विकसित होता है। और एक बात है, केंद्रक जो होता है यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। कंसेप्ट क्या होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। तो जो डीएनए होता है, डीएनए तो दोनों में पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि जो सुकेंद्र की कोशिका होती है उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसके डीएनए में कौन चीज पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एक चीज और देखिए, जो इसके डीएनए होंगे यानी सुकेंद्र की कोशिका के, वो कोशिका से अलग हैं, जैसे झिल्ली में कैद हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके तो चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो सीधे सीधे इसके डीएनए जो होंगे वो कोशिका से मिले होते हैं, जबकि इसके डीएनए कोशिका से अलग होते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? चलते हैं अब बेसिक चीजों को और थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है? कैसे प्रश्न पूछता है और आगे थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। जो कोशिका होती है आपसे अगर पूछ देता है ओवरऑल पूछ देता है आपसे कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका है निम्न में सबसे छोटी, तो आपसे डायरेक्ट पूछता है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो होती है माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है? माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका होती है। तो बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करेंगे तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एक जीवाणु की कोशिका है। किस चीज की है? तो आपसे पूछ देगा कि माइक्रोप्लाज्मा में कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक, कहने का मतलब पूर्व केंद्र की कि सुकेंद्र। तो आप सीधे कह देंगे जीवाणु है तो भैया प्रोकैरियोटिक होगी। कौन सी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक होगी। कैसे कह देंगे? भैया यही बताओ दोनों जने क्या करना है,
जीवित कोशिका का खोज गई ना। जीवित कोशिका का खोज किसने किया, अभी बताएं थे जस्ट पहले, बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने किया, कमेंट करिए तुरंत। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, वेरी गुड, किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया। अगर आपसे पूछ देता है, आपसे क्या करता है, पूछ देता है कि मानव में, किसमें भैया, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मानव में भी इधर छोटी लिखे हैं, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, मानव में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करेंगे तो होती है शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, शुक्राणु। शुक्राणु को जानते होंगे अच्छे से, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। जो किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेल का जो शुक्राणु होता है यानी कि स्पर्म होता है, वह सबसे छोटी कोशिका होती है मानव के भीतर। अगर आप करेंगे बात सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मानव में, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। क्या होती है, अंडाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवम, जो कहां पर पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। यानी कि मेल का जो है स्पर्म जो होता है वह सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि फीमेल का जो ओवम होता है यानी कि अंडाणु जो होता है वो क्या होती है, वो जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल का क्या होता है, अंडाणु होता है। बात समझ में आ रही है ना, फीमेल का क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि ऐसी सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, मानव में सबसे लंबी कोशिका, बड़ी अलग चीज होती है, क्या होता है छोटा अलग चीज, लंबा। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करेंगे सबसे लंबा, तो भारत में जो कुतुब मीनार लंबा है, बड़ा नहीं ना, लंबा है, सबसे लंबा है। तो बड़ा का मतलब क्या, आकार साइज सब कुछ सेम लगभग वो बड़ा है, लंबा का मतलब बहुत लंबा ऊपर। तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात कर लेता है तो मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन की कोशिका। किसकी होती है, न्यूरॉन कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। अब आप कहेंगे न्यूरॉन कोशिका पाई कहाँ जाती है सर जी, तो भैया एक बात सुनिए, जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो खोपड़िया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है। खोपड़ी कहने का मतलब क्या है कि जो सिर होता है हमारा, ब्रेन जो होता है, ब्रेन की कोशिका को ही कहते हैं कौन सी कोशिका, न्यूरॉन कोशिका। ब्रेन की कोशिका को ही कहते हैं न्यूरॉन कोशिका। अब न्यूरॉन कोशिका में जब चोट लग जाती है तो ठीक नहीं होती है। इसका एक ही कारण है कि न्यूरॉन कोशिका में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता, मतलब पुनरुद्ध भवन नहीं होता है। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या हो गया, टूटी फूटी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का बनना। मान लीजिए हमको अगर यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, कहीं पर चोट लगती, उतना दूर का मांस निकल गई, कोशिका निकल गई, तो यहाँ की बदल की कोशिकाएं क्या करती, विभाजन कर करके उस स्थान को भर लेती है धीरे धीरे ना। तो यही जो होता है ब्रेन की कोशिका जो होती है न्यूरॉन कोशिका, तो न्यूरॉन कोशिका में विभाजन होबे नहीं करता है। न्यूरॉन कोशिका में क्या होता है, न्यूरॉन कोशिका में विभाजन नहीं होता। इसीलिए जो है अगर क्या होता है, तो भगवान ने ब्रेन को जो है बहुत ज्यादा सेफ्टी दी है। भगवान ने ब्रेन को क्या दिया है, बहुत ज्यादा सेफ्टी दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो खोपड़िया है, खोपड़िया के ऊपर बाल है, क्यों 6 लाइन बन जाते, झड़ जाता, बर्बाद 6 लाइन बन जाते। तो खोपड़िया के ऊपर क्या है, बाल है। बाल के नीचे देखेंगे तो चमड़ी है, बाल के नीचे क्या है, चमड़ी है। और चमड़ी के नीचे अगर आप जाएंगे तो भगवान ने एक अच्छी सुरक्षा दी है, क्रेनियम। क्रेनियम नामक हड्डियां हैं। क्रेनियम नामक 8 हड्डी जुड़कर एक बनाती है क्रेनियम नामक हड्डी, जो अत्यंत कठोर होती है। क्योंकि हुमच के अगर मारेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए चमड़ा उमड़ा कट गया तो खून बहने लगा, पूरा हुमच के मार देंगे तो क्रेनियम फूट जाएगा। क्रेनियम फूट सब दैया कपड़ा फूट गया, कपड़ा फूट गया, तब कपड़ा फूट गया। उसके बाद भी भगवान ने क्या किया है, ईश्वर ने क्या किया है, इसके अंदर भी शक्ति दिए हैं। इस क्रेनियम के नीचे भी 3 झिल्ली लगी होती है जिसमें भरा होता है द्रव। इन झिल्लियों में क्या भरा होता है,
द्रव भरा होता है। इस झिल्ली का नाम होता है मेनिन्सीज। ब्रेन के अंदर क्रेनियम के नीचे जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का क्या नाम होता है? मेनिन्सीज होता है। उस झिल्ली का क्या नाम होता है? मेनिन्सीज। मेनिन्सीज में द्रव भरा होता है। अगर जैसे देखिए गुब्बारा है, गुब्बारा में पानी भर के मारेंगे तो जल्दी फूटता है? नहीं फूटेगा, नीम की चोट नहीं लगेगी। तो अब क्या होता है, ये क्या करता है, जो ब्रेन है, ब्रेन की यानी न्यूरॉन कोशिका यहाँ पर है। अब झिल्लियां भी क्या करती है, अगर हड्डियां फूट गई है तो झिल्लियां भी उस चोट को बचाती है कि न्यूरॉन कोशिका के कहीं चोट न लग जाए, नहीं का होई में विभाजन होई, खत्म हो जाए कहानी। तो अब इसको बचाने के लिए भी क्या होती है, ये होती है, अगर इसमें चोट लग जाती है, मेनिन्सीज नामक झिल्लिया में जब चोट लग जाती है तो एक तो रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। उस रोग का क्या नाम है? मेनिंजाइटिस। क्या नाम है? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। जब आपकी मेनिन्सीज नामक झिल्लिया में चोट लग जाती है तो हो जाता है उस समय मेनिंजाइटिस नामक रोग। कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। जैसे देख लीजिए, उनको हुआ था लठिया, जब लाठी चार्ज हुआ था तो उनको क्या हुआ था, लग गई थी और क्या हुआ था, मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, आगे आते हैं। सबसे विभाजन न्यूरॉन कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका में विभाजन इसमें होबे नहीं करता, पुनरुत्थ भवन नहीं होता। इसीलिए जैसे देख लीजिएगा, अगर आप मूवी देखेंगे तो मूवी में एक तो पहले मूवी आई थी तेरे नाम, सब क्या करता था, इसे तेरे नाम झाड़ गया, सब चले तेरे नाम, कौन कट भैया तेरे नाम काटता, क्यों भैया, कहाँ भाई बताओ कौन कट करना चाहिए, तेरे नाम कट काटता, तेरे नाम वाला चाहिए हमें, तेरे नाम कट, तेरे नाम बहुत फेमस हुआ था। तो तेरे नाम में जो चोट लगी थी उसको ब्रेन के न्यूरॉन कोशिकाओं में लग गई थी, भुला जा रहा था बार बार। कभी कभी हुमच की चोट लग जाती है तो यही न्यूरॉन जो कोशिका होती है इसी में थोड़ा ब्लड जमा हो जाता है, ब्लड जब जमा हो जाए न्यूरॉन कोशिका के दाब देगी याददाश्त, थोड़ा थोड़ा मेमोरिया कम काम करेगा। ठीक है, फिलहाल ये जो है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपको डिटेल से बताएंगे, हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक केवल है सेल साइंस। क्या है टॉपिक आपका? सेल टॉपिक है। जब आपका नर्वस सिस्टम आएगा तो नर्वस सिस्टम में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह से ब्रेन काम करता है, उसके बारे में समझेंगे। फिलहाल आते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो सबसे कम पुनरुत्थ भवन इसमें होता है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। ठीक है ना, अगर आप बात करें सबसे ज्यादा पुनरुत्थ भवन, पुनरुत्थ भवन का मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा क्षति, अगर कोई कोशिका ऐसी है जिसमें चोट लगे तुरंत सही हो जाए, तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो बहुत तगड़ा रिकवर करती है, तो वो कोशिका होती है लीवर की कोशिका। लीवर की कोशिकाओं में क्या होता है, लीवर की जो कोशिका होती है उसमें जो है पुनरुत्थ भवन जो है बहुत तेजी से होता है। लीवर की कोशिका, किसी के लीवर में मार दी है चाकू वगैरह तो वो जल्दी से सही हो जाएगी, केवल क्या है डॉक्टर उसको सही से इलाज कर देंगे, बहुत तेज सही हो जाएगी। क्या होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है लीवर की कोशिकाएं जो है विभाजन जो है बहुत क्या करती हैं, बहुत तेजी से करती हैं, बहुत तेजी से क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। लीवर की कोशिकाएं क्या करती हैं, बहुत तेजी से विभाजन करती हैं और क्या जल्दी से सही हो जाता है लीवर में। अब ऐसा नहीं है, बता दिए हैं तो जाकर किसी को क्या करिए, हुमच के मार के उसको क्या करिए, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने लगे, देखिए सही कहा था ना कि गलत कहा था, सही है, ठीक है ना, सही बात है, जल्दी रिकवर हो जाएगी लीवर की कोशिका। अगर आपसे पूछ देता है कि कोशिका, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या हुआ, कोशिका के बारे में एकदम पूरा इंटरेस्ट आ गया पढ़ने में, अब कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है, तो ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको विदेश जाने की अब आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भारत में जो है क्या हुआ है कि एक तो कोशिका संस्थान खुल गया है। तो भारत में खुला इसलिए कहेंगे इसको राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय कोशिका संस्थान, राष्ट्रीय कोशिका संस्थान कहाँ पर खोला गया, किसी को पता है तो कमेंट करिए, किसी को पता है क्या करिए, कमेंट करिए। तो राष्ट्रीय कोशिका संस्थान जो कहाँ पर खोला गया है, तो पुणे में खोला गया भैया। राष्ट्रीय कोशिका संस्थान जो है कहाँ पर है, पुणे, पुणे भी कहते हैं, पुणे में खोला गया है। कौन चीज है, राष्ट्रीय कोशिका संस्थान। अगर आपसे कोई पूछ दे रहा है कि जो हम, आपने कहा कि जो हमारी शरीर है, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, तो अब आप बताइए
कि जब कोशिका सबसे छोटी इकाई है तो शरीर कितना कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो भैया कोशिका जो होती है हम उसको अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, तो गिनती कैसे करेंगे? गिनती करना नामुमकिन हो जाता है। फिर भी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अनुमान लगाया है पूरे शरीर में, किसमें, पूरे शरीर में कोशिकाओं की संख्या, पूरे शरीर में कोशिकाओं की संख्या, पूरे शरीर में अगर आप बात करेंगे कोशिकाओं की संख्या की बात कर रहे हैं, पूरे शरीर में कोशिकाओं की संख्या की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है 10⁴ लगभग कितना है, 10⁴ कोशिका होती है। मैथ तो पढ़ते ही होंगे, जैसे हम कह दिए 10⁻² का मतलब 100, 10⁻³ का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। उसी प्रकार 10⁴ का आप निकाल लीजिएगा, जितना आएगा लगभग उतनी कोशिका होती है एक व्यक्ति के शरीर में। लगभग, पूरा सर्टेन नहीं, निश्चित नहीं है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, लगभग है, अनुमान लगाया है। लगभग का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। क्या किया गया है, अनुमान लगाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।